आज हम स्केलेबल डेटा आर्किटेक्चर इसकी दुनिया पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास एक अनुभवी डेटा और एआई समाधान आर्किटेक्ट का लेख है और वो इसे सिर्फ एक विज्ञान नहीं मानते बल्कि एक कला भी, जहां तकनीकी ज्ञान तो है ही पर साथ में वो व्यवहारिक अनुभव और रचनात्मक सोच वो भी जरूरी है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ कोडिंग या टूल जानने जैसा नहीं है। हाँ, ये पारंपरिक सॉफ्टवेयर विकास से थोड़ा अलग लगता है ना, जहां शायद ये अनुकूलनशीलता और बिजनेस की जरूरतें इनकी समझ ज्यादा मायने रखती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, वही बात है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। हमारा मकसद है समझना कि ये स्केलेबिलिटी आखिर है क्या, इसे बनाने की रणनीतियां क्या हैं और वो जो कला वाला पहलू है उसमें क्या शामिल है। बिल्कुल। तो स्केलेबिलिटी का मतलब सीधे शब्दों में ये है कि कोई डेटा सिस्टम है, हाँ, तो वो बढ़ते हुए डेटा, यूजर्स और वर्कलोड को कितने अच्छे से बिना दिक्कत के संभाल पाता है। अच्छा। इसके देखिए मुख्य तौर पे 3 तरीके होते हैं। एक है वर्टिकल स्केलिंग, मतलब एक ही मशीन को और शक्तिशाली बना देना। दूसरा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ओके, यानी काम को कई मशीनों में बांट देना। ओके। और तीसरा है इलास्टिक स्केलिंग। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिकली। हाँ, काफी हद तक। और एक अच्छा आर्किटेक्चर जो होता है, हाँ, वो इन तीनों का क्या कहते हैं, एक सही संतुलन बनाता है। ये संतुलन वाली बात दिलचस्प है। आर्किटेक्ट का पहला सिद्धांत भी इसी से जुड़ा लगता है। तकनीक चुनने से पहले बिजनेस के उद्देश्य समझें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर क्या आर्किटेक्ट बताते हैं कि इसे नजरअंदाज करने के क्या नुकसान हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। उनका अनुभव ये कहता है कि अगर आप बिजनेस के लक्ष्यों को समझे बिना सीधे तकनीक पर कूद पड़ते हैं, तो अक्सर या तो जरूरत से ज्यादा जटिल सिस्टम बन जाता है या फिर बिल्कुल गलत चीज बन जाती है। ओहो। सवाल पूछना जरूरी है भाई। मुख्य इस्तेमाल क्या होगा, किस तरह की डेटा संचालित जानकारी चाहिए, कितना डेटा आने की उम्मीद है और कितनी तेजी से, कोई नियम कानून रेगुलेटरी जरूरतें हैं क्या? ये सवाल आपको गैर जरूरी जटिलता से बचाते हैं। और यहीं पर, जैसा आपने कहा, आर्किटेक्ट की कला दिखती है। सही सवाल पूछकर असली जरूरत को पहचानना। सही बात है। अच्छा, और फिर आती है स्टोरेज की बात। लेख कहता है ये नींव की तरह है। हाँ, बिल्कुल। गलत चुनाव पूरा सिस्टम धीमा पड़ सकता है। इसमें डेटा लेक्स, वेयरहाउस, नो सीक्वल डेटाबेस, इन सब का जिक्र है। तो किसी खास स्थिति में सही चुनाव कैसे किया जाता है, कोई उदाहरण है इसमें? जरूर। देखिए, ये डेटा की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे अगर आपके पास बहुत सारा कच्चा या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो AWS S3 जैसे डेटा लेक अच्छे रहते हैं। अच्छा। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा पर विश्लेषण करना है, एनालिटिकल वर्कलोड है, तो डेटाब्रिक्स SQL वेयरहाउस जैसे डेटा वेयरहाउस बेहतर हैं। और जहां रियल टाइम डेटा की बात आती है, तेज एक्सेस चाहिए, वहां कैसेंड्रा जैसे नो सीक्वल डेटाबेस काम आते हैं। ओके। आर्किटेक्ट ने एक प्रोजेक्ट का उदाहरण भी दिया है। वहां IoT सेंसर से डेटा आ रहा था। उन्होंने पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस की बजाय इन्फ्लक्स DB जैसा टाइम सीरीज डेटाबेस इस्तेमाल किया। टाइम सीरीज? हाँ, जो समय के साथ बदलते डेटा के लिए खास तौर पर बना है। नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ प्रदर्शन बहुत बेहतर हुआ, बल्कि लागत भी काफी कम हो गई। तो ये चुनाव, ये अनुभव और डेटा की गहरी समझ पर आधारित था। फिर से वही संतुलन की कला। समझ गई। अच्छा, अब डेटा लाने इंजेक्शन और उसे प्रोसेस करने के बारे में क्या? लेख में एक लेयर्ड अप्रोच की बात है, बैच प्रोसेसिंग, स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग और हाइब्रिड। ये हाइब्रिड मॉडल कब काम आता है? बड़े पुराने डेटा सेट्स पर विश्लेषण भी करना है, जो बैच प्रोसेसिंग से होता है, जैसे अपाची स्पार्क का इस्तेमाल करके। और आपको रियल टाइम में आने वाले डेटा पर तुरंत कार्रवाई भी करनी है, जो स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग से होता है, जैसे अपाची काफका के जरिए। अच्छा, तो दोनों का मिश्रण। बिल्कुल। लेख में एक फिनटेक कंपनी का जिक्र है। उन्हें जैसे फ्रॉड डिटेक्शन के लिए रियल टाइम प्रोसेसिंग चाहिए थी, एकदम तुरंत पता लगाना था। हाँ, वो तो जरूरी है। पर साथ ही उन्हें नियमों के ऑडिट के लिए, कंप्लायंस के लिए, बड़े डेटा सेट्स का विश्लेषण भी करना था, जो बैच में हो सकता था। तो उनके लिए हाइब्रिड मॉडल ने दोनों जरूरतों को पूरा किया। कम लेटेंसी वाला रिस्क आंकलन भी हो गया और ऑडिट भी। ये तो काफी स्मार्ट सॉल्यूशन लगता है। हाँ, यहाँ भी वही संतुलन बनाने की कला दिखती है। और फिर वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को तोड़ने की बात, माइक्रो सर्विसेज, इवेंट ड्रिवन पाइपलाइन जैसे काफका और डेटा मैश, ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। स्केलेबिलिटी में इनकी क्या भूमिका है? हाँ, ये टर्म्स थोड़ी टेक्निकल हैं, पर इनका कॉन्सेप्ट सीधा है। ये सब तरीके हैं सिस्टम को मॉड्यूलर बनाने के, छोटे छोटे स्वतंत्र हिस्सों में तोड़ने के।
अच्छा, तोड़ने से क्या फायदा? फायदा ये है कि आप हर हिस्से को अलग अलग स्केल कर सकते हैं। जैसे माइक्रो सर्विसेज से प्रोसेसिंग के अलग अलग काम बन जाते हैं। अगर एक हिस्से पर लोड ज्यादा है तो सिर्फ उसी को स्केल करो, पूरे सिस्टम को नहीं। समझ आया। और काफका जैसी इवेंट ड्रिवन पाइपलाइन क्या करती है, वो डेटा के फ्लो को अलग अलग हिस्सों से डीकपल्ड रखती है। मतलब अगर प्रोसेसिंग का एक स्टेप धीमा भी पड़ जाए तो वो डेटा भेजने वाले सिस्टम को ब्लॉक नहीं करेगा। ओके, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बिल्कुल। और डेटा मैश का सिद्धांत थोड़ा और आगे जाता है। ये कहता है कि डेटा की जिम्मेदारी, उसकी ओनरशिप अलग अलग टीमों को दे दो जो उस डेटा डोमेन को सबसे अच्छे से समझती हैं। इससे बड़े संगठनों में काम बांटना और स्केल करना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लॉजिकल लगता है। हाँ, लेक में एक ई-कॉमर्स कंपनी का उदाहरण है जिसने इसी मॉडल से अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में आसानी से अपना बिजनेस फैलाया और स्केल किया। लेकिन ये सब स्केल करने के साथ साथ नियंत्रण रखना भी तो जरूरी होगा, मतलब गवर्नेंस और सुरक्षा। अरे बहुत ज्यादा। ये तो मतलब नॉन नेगोशिएबल है। बिना सही गवर्नेंस और सुरक्षा के स्केलेबिलिटी खतरनाक भी हो सकती है। सोचिए, डेटा बढ़ता जा रहा है और आपको पता ही नहीं कि कौन उसे एक्सेस कर रहा है या डेटा कहां से आ रहा है। हाँ, ये तो रिस्की है। तो भूमिका आधारित एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या RBAC, मतलब किसको क्या देखने या करने की इजाजत है। फिर ऑटोमेटेड डेटा लिनिएज ट्रैकिंग, यानी ये पता लगाना कि डेटा कहां से आया और कहां कहां गया। और डेटा एन्क्रिप्शन, डेटा को सुरक्षित रखना, चाहे वो स्टोर हो या ट्रांसफर हो रहा हो। ये सब बुनियादी जरूरतें हैं। हाँ। आर्किटेक्ट ने एक हेल्थ केयर प्रोजेक्ट का अनुभव भी साझा किया है। वहां शुरुआत में गवर्नेंस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा। फिर क्या हुआ, बाद में बड़ी दिक्कतें आईं। डेटा कंसिस्टेंसी की समस्याएं, एक्सेस कंट्रोल के मुद्दे, जिसे फिर एक प्रॉपर RBAC रणनीति लागू करके ठीक करना पड़ा। तो सबक ये है कि गवर्नेंस शुरू से ही प्लान करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और एक और अहम पहलू, लागत। क्या एक स्केलेबल सिस्टम हमेशा महंगा होता है? नहीं, जरूरी नहीं। बल्कि एक अच्छे से डिजाइन किया गया स्केलेबल सिस्टम अक्सर ज्यादा लागत प्रभावी होता है लॉन्ग रन में। अच्छा, कैसे? लेख में वो पार्केट फॉर्मेट का जिक्र था जिससे 70% प्रदर्शन सुधरा और 50% लागत कम हुई। ये कैसे हुआ? हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। पार्केट जैसे जो कॉलम आधारित स्टोरेज फॉर्मेट होते हैं, वो डेटा को इस तरह से स्टोर करते हैं कि जब आप क्वेरी चलाते हैं तो सिस्टम को सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को पढ़ना पड़ता है, पूरे रो को नहीं। इससे प्रोसेसिंग बहुत तेज हो जाती है। वही 70% प्रदर्शन सुधार। और क्योंकि कम डेटा स्कैन होता है तो स्टोरेज और कंप्यूट की लागत भी कम हो जाती है, वो 50% लागत कमी। CSV जैसे पारंपरिक फॉर्मेट के मुकाबले ये बहुत एफिशिएंट है। वाह, ये तो कमाल का ऑप्टिमाइजेशन है। हाँ, और इसके अलावा भी कई तकनीकें हैं लागत कंट्रोल करने की, जैसे डेटा को सही से बांटना, पार्टीशनिंग, इंडेक्सिंग का सही इस्तेमाल करना, जो डेटा बार बार एक्सेस होता है उसे कैश करना, रेडिस जैसी तकनीकों से, और ऑटो स्केलिंग क्लस्टर इस्तेमाल करना जो जरूरत के हिसाब से अपने आप साइज बदलते हैं। मतलब ये हुआ कि ये कोई एक बार का काम नहीं है, सिस्टम बना दिया और छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं चलता। बिल्कुल। लगातार निगरानी और सुधार भी जरूरी है। बिल्कुल 100%। सिस्टम की सेहत पर लगातार नजर रखना, प्रदर्शन को मॉनिटर करना और जरूरत के हिसाब से उसे ऑप्टिमाइज करते रहना, ये एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए क्या टूल्स इस्तेमाल होते हैं? कई तरह के टूल्स हैं। जैसे डेटाब्रिक्स में सिस्टम टेबल्स हैं जो क्लस्टर के उपयोग और प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हैं। ओपन टेलीमेट्री जैसे ओपन सोर्स मानक है मॉनिटरिंग के लिए। और आजकल तो AI संचालित डैशबोर्ड भी आ गए हैं जो लागत को ऑप्टिमाइज करने में मदद करते हैं। अच्छा। आर्किटेक्ट ने एक और किस्सा बताया कि कैसे एक मामले में डुप्लीकेट डेटा पर ध्यान नहीं दिया गया था। डेटा बार बार कॉपी हो रहा था अलग अलग जगह। इससे स्टोरेज की लागत बेवजह बढ़ रही थी, जिसे फिर निगरानी और मॉनिटरिंग से ही पकड़ा गया और ठीक किया गया। तो हाँ, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो लेख से क्या मुख्य सबक मिलते हैं? आर्किटेक्ट किन बातों पर खास जोर देते हैं? हाँ, तो कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचने की सलाह देते हैं। जैसे डेटा का पूरा जीवन चक्र न सोचना। डेटा कहाँ से आएगा, कहाँ स्टोर होगा, कब तक रखा जाएगा, कब डिलीट होगा। दूसरी गलती, शुरुआती डिजाइन को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देना। और तीसरी, गवर्नेंस की जरूरतों को कम आंकना, जैसा हमने अभी बात की। सही है। और सिद्धांत क्या है जिन पर वे चलते हैं? मुख्य सिद्धांत ये हैं। पहला, स्केलेबिलिटी सिर्फ तकनीक का खेल नहीं है, ये प्रक्रिया, गवर्नेंस और अनुकूलनशीलता का मिश्रण है। दूसरा, जिसे आप माप नहीं सकते उसे आप सुधार भी नहीं सकते। मतलब
मॉनिटरिंग और मैट्रिक्स जरूरी हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। और तीसरा, भविष्य के लिए डिजाइन जरूर करें, पर लागू वही करें जिसकी आज जरूरत है। जरूरत से ज्यादा इंजीनियरिंग से बचें। यहीं पर वो अनुभव और दूरदर्शिता की कला काम आती है, सही संतुलन साधना। तो सार यही निकलता है कि स्केलेबल डेटा आर्किटेक्चर कोई एक फिक्स्ड ब्लूप्रिंट या बनी बनाई रेसिपी नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। हाँ बिल्कुल। इसमें एक तरफ तो संरचित इंजीनियरिंग की सटीकता चाहिए और दूसरी तरफ व्यवहारिक समस्या समाधान की वो क्या कहते हैं सहज कला भी चाहिए। दोनों का मिश्रण। एकदम सही कहा आपने। असली कुंजी उसी सही संतुलन को बनाने में है, जो स्थापित सर्वोत्तम प्रथाएं या बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनका लाभ उठाते हुए वास्तविक दुनिया की जो बाधाएं और चुनौतियां हैं उनके अनुसार ढलना। तो जाते जाते एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। डेटा की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, अगला बड़ा अनुकूलन या अडेप्टेशन क्या हो सकता है जिसके बारे में आर्किटेक्ट्स को आज से ही सोचना शुरू कर देना चाहिए?